किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी-कभी हम खुद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ वन पर बराह रास्त आप आज की एपिसोड हमेशा की तरह देख रहे हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा क्योंकि आज कल के मुतरादिफ आज की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल अगर आपने हमारा प्रोग्राम मिस कर दिया हो तो मैं बताऊं, कल एक कहानी हमारे साथ सरगोदा से कल हम थे, गालिबन जो केस था हमारा फतेहपुर से, और वहाँ पर बच्ची के साथ जुल्म हुआ। एक दफ़ा उसको मारकर उसका मिसकैरेज करा दिया, उसके बावजूद वो दोबारा प्रेग्नेंट है और अब भी वो घर जाना चाहती है और रो रो कर ये कह रही है कि अगर वो तस्लीम कर ले और रख ले और निभा ले तो घर जाने को तैयार है। मैं हैरान थी, कैसे भेज रहे थे, कैसे भेज रहे थे। और आज की कहानी उसके बिल्कुल बरक्स है। बच्ची के साथ जुल्म हुआ बकौल इनके, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई बकौल इनके, जो इनकी फैमिली आज रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वो अपने ससुराल वापस, शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती। इससे पहले कि आज की कहानी शुरू की जाए, देखते हैं हमारी आज टीम ने कैसा पैकेज बनाया है, जरा देखिए। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश बड़े प्यार से करते हैं। इनके जवान होने पर अपने फर्ज की अदायगी करते हैं और इस मकसद के लिए अच्छे रिश्ते देखकर शादी करते हैं। लेकिन वो ये सब क्यों करते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं, ये सवाल जहन में आता जरूर है। आज प्रोग्राम में कहानी कराची से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी वालिदैन ने बड़े अरमानों से की, मगर इसके साथ ससुराल में ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी जिंदगी जहन्नम बना दी। इसके जेठ ने ऐसे क्या मजाक किए जिससे वो खौफजदा हो गई, और जिस पर सबसे ज्यादा मान था उस शख्स ने क्या सलूक किया। आइए जानते हैं माया कहानी में। कहानी तो अंजुम की है, लेकिन अंजुम हमारे साथ इस वक्त मौजूद यहाँ नहीं है, कहीं और मौजूद हैं। कहाँ है वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त अंजुम की तरफ से जो अंजुम की वकील बनकर आई हैं वो उनके रिश्तेदार नौरीन है। उनसे रिश्ता क्या है वो भी जानते हैं। नौरीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कराची सजानी टाउन, खुदा की बस्ती, सर रखने वाली फैमिली, शादी 2 साल हस्बैंड के साथ रही। इरफान नाम है, इरफान अहमद नाम है। बकौल आपके नफ्सियाती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट इनकी वालदा ने, इन्होंने अपनी वालदा का जो है वो किडनी डोनेट की थी। तो शादी के सामान पर नज़र ससुराल वालों की थी। अच्छा, लालची, तशद्दुद, नशा आवर, दवाइयाँ देना, ये माँ और इनका पूरा ससुराल जो है वो सब मिक्स प्लानिंग। और अंजुम आपकी भतीजी है। जी, भतीजी। अंजुम आपकी भतीजी है जिसको आपने बेटी की तरह पाला है। ठीक है। जेठ यानी एजाज अहमद गलत हरकतें करते थे, ये इल्ज़ाम है आपकी तरफ से। जिनसी हरासा करते थे। शिकायत जिटानी से की तो शिटानी ने कहा कि हमारा हाँ मजाक ये चलता है, ये मजाक हमारे यहाँ चलता है एक दूसरे के साथ। घर बैठ गई है। इस वक्त फैमिलीज बातचीत मेरे ख्याल है आप लोगों की चल रही है या बंद है? बंद हो गई, बंद हो चुकी है। अब मुझे बताइए माजरा क्या है? मैम 2 साल पहले बच्ची की शादी की थी, मैंने ही ये रिश्ता करवाया था। और आपने बकौल मेरी इन्फॉर्मेशन कि आपने पाला है अंजुम को? जी जी ठीक है। हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह बच्ची। अच्छा, माशाल्लाह। हाफिज़े कुरान है। 2 साल कबल उसका रिश्ता हमने ही किया था, क्योंकि मेरे भाई ने अपने बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पे दी हुई थी कि कहीं पे भी रिश्ता होगा बच्चों का तो वो आप करना। ठीक है। तो मुझे फैमिली अच्छी लगी, काफ़ी पुराने जानने वाले थे, तो मैंने भाई से कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप रिश्ता कर दो। ठीक है। रिश्ता किया, 7 से 8 लाख रुपए का हमने बच्ची को सामान दिया जहेज में। सिर्फ सामान शादी में? सिर्फ सामान शादी का। 2 साल पहले आपने? जी 2 साल, सन 2018 में हुई थी। 18 जी, दिसंबर के एंड में। 3 साल लग गया मतलब। जी ठीक। तो शुरू में स्टार्टिंग में इन्होंने मतलब घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए सामान के ऊपर, कभी एलसीडी के ऊपर, कभी बेड के ऊपर, डबल बेड के झगड़े ऊपर। मतलब कि ये हमारी दूसरी बहुएं जो है ना वो सामान नहीं लेकर आई हैं, तो ये एलसीडी इसके रूम में नहीं रहेगा, ये डबल बेड इसके रूम में नहीं रहेगा, ये बाहर लाउंज में होना चाहिए। अच्छा, जो आप लोगों ने सामान दिया था वो कह रहे थे कि ये इस्तेमाल नहीं करेगी, पूरा घर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बकिया जो बहुएं हैं वो लेकर नहीं आई, तो वो आप नहीं, आपके घर का सामान आप नहीं इस्तेमाल कर सकती, बेसिकली इन शॉर्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर बच्ची ने हमें बताया, फिर हमने कहा चलो ठीक है, बच्ची का रिश्ता हो गया, अल्लाह करेगा थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर 8-9 महीने पहले हमारी एक मतलब शादी के 8-9 महीने के बाद की बात बता रही हूँ। शादी के 8-9 महीने, जी। तो हमारे एक रिलेटिव है हमारा, वहाँ उनके आना जाना बिल्कुल भी नहीं है।
ये जो इस लड़की का शौहर है अंजुम का, ये उसको वहाँ लेके गया। अंजुम का शौहर यानी कि आपका दामाद? इरफान, जी। क्या नाम है इनका? इरफान। इरफान, ठीक है। ये बच्ची को वहाँ लेके गया, 8-9 वहाँ महीने से बाद, जी हाँ। मिलवाया वगैरह। हमारा बिल्कुल उनसे मरना जीना खत्म हुआ हुआ है। जैसे शरीक इस हमारे वक्त? इस वक्त उस भी, वक्त तक? उस वक्त भी था। 8-9 महीने बाद भी था? हाँ। अच्छा, ओके। उन लोगों से हमारा मरना जीना खत्म था। हमने पहले बताया था कि बिरादरी में आपको पता है कि इस तरह के मसले होते हैं कि इनके घर में हमारा आना जाना नहीं है, हमारी बच्ची को इनके घर से दूर रखना है आपने। बिल्कुल। लेकिन वो फिर भी लेके गए हमारी इज्जत से, ले जाके वहाँ तस्वीरें वगैरह खींची, फिर बच्ची को ब्लैकमेल किया। क्या मतलब, कहाँ लेकर गए थे ऐसा? हमारे रिलेटिव हैं वो, उनके अच्छा। घर। जी। अच्छा। तो कहा कि अगर तुम अपने फैमिली वालों को बताओगी तो फिर मैं जो है ना तुम्हें जो है ना तुम्हारी फैमिली में ये तस्वीरें दिखा दूंगा, तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें कट आउट कर देंगे अपने घर से, हमारा कहा। हाँ। तो बच्ची ने हर बाद में बात भी खुल गई। फिर हमने वार्न किया उस लड़के को, दामाद को, कि ये क्या चीजें मकसद था ये तस्वीरें खींचने का? ब्लैकमेल करना कि अपने घर वालों से ये हट जाए किसी तरीके से। तो किस तरह की तस्वीरें थी? नाजेबा तस्वीरें थी? इस तरह की थी। फिर वो बच्ची ने हमें मतलब ये शौहर ने अकेले में अपनी हाँ, बीवी बीवी की के साथ- नाजेबा तस्वीरें खींची हैं? हाँ, गलत हरकतें की उसके साथ ना। फिर वो बच्ची ने हमें बताया, फिर हमने दामाद को बुलवाया, उसे कहा कि ये चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन हम बच्ची के कहने पे तुम्हें दोबारा वापस भेज रहे हैं। 4 महीने बच्ची को नाराज करके हमने घर में बिठाया। फिर कुछ शर्त शराइत के साथ एक एफिडेविट बनवा के हमने बच्ची को रुखसत कर दिया। अच्छा, नौरीन ना? जी, जी। नौरीन, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आप लोग खुला नाम ले रहे हैं, अगर वो चाहे तो अपनी सफाई में आके बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए इल्जाम है ना, ये इल्जाम है, तो बिल्कुल। आप इस ये चीज स्टाम्प में पेपर तैयार में हैं लिखा हुआ आप? है मैम, ये स्टाम्प पेपर जो एफिडेविट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उस औरत का नाम लिखा हुआ है कि नादरा के घर से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारी बच्ची उसके घर नहीं जानी चाहिए, अगर गएगी जाएगी तो बच्ची वापस रिटर्न वापस आ जाएगी। ये किसने कहा? ये हमने लिखवाया था उस लड़के से बाद में, जब बच्ची रुखसत कर दी थी? हाँ। हाँ। नादरा कौन है? ये हमारे रिलेटिव हैं। उनके घर नहीं जाएगी? हाँ, उनके- अच्छा, आप लोगों की कोई रिश्तेदार थे जिनसे आपका मिलना जुलना नहीं खत्म था, है। उनके पास आपके दामाद थे, वो ले गए चले गए? अब लेके समझी चले मैं गए। कहानी। हाँ, यूं, अच्छा, यूं ब्लैकमेल करना शुरू हाँ, कर क्योंकि दिया कंफ्यूज किसी हो रही थी मैं। जी, तो जी। बेसिकली आपका जिनसे मिलना जुलना नहीं था, उनके पास आप लेकर गए थे, वो लेके आपके गए। दामाद आपकी हाँ। बेटी को जी, लेकर जी, गए जी, थे, जी, जी। और उस वक्त बात आपकी खुल गई तो आपने कहा क्यों लेकर क्यों गए? लेकर गए? तो फिर 4 महीने तक बच्ची को हमने बिठाई रखा। फिर ये सामान वाला इशू भी उठ गया। वो कहने लगे कि सामान जो है ना, कितने दिनों बाद बेटी घर आ गई थी? तकरीबन 7-8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद शादी घर आ के गई। 8 महीने के बाद। आपने बुलाया था उसको कि तुम आ जाओ, या वो अपनी नहीं, मर्जी वो से अपनी आई? मर्जी से आई थी। अपनी मर्जी वो से आई। लड़की अपनी शौहर मर्जी ने से- निकाला था? नहीं, उनके आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ आपस में मियां बीवी का। ओके। तो वो कहने लगी कि मैं अपने बाबा के घर जा रही तो हूँ। जब वो इरफान लेके जा रहा था तो उस वक्त उसने बोला नहीं कि हमें यहाँ पे जाने को मना है? तुमने पता था, सब पता था। फिर क्यों गई वो? नहीं, इसको इरफान को पता था कि इनका आना जाना वहाँ नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती लेके गया इसको वहाँ पर, तो क्या एक बीवी? ब्लैकमेलिंग करने के चक्कर हाँ, में। लेकिन अंजुम को तो पता था कि मुझे इनसे नहीं मिलना। हाँ। तो अंजुम कहती कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मना किया था अंजुम ने। अंजुम कह रही है कि मैंने मना किया था, उसके बावजूद ये मुझे लेके गया, और सब घर वाले इन्वॉल्व थे, इरफान के सब घर वाले इन्वॉल्व थे अच्छा। कि किसी तरीके से कोई ऐसा मसला बन जाए, बच्ची जो है ना अपने मैके वालों को छोड़ दे, या मैके अच्छा, वाले इसको वजह? छोड़ दें। वजह? अब ये तो खुदा बेहतर जानता है कि वो तो शुरू से एक सामान के ऊपर उनकी वो रही थी कि हम लोग इस चीज़ को मना करते थे कि इस सामान से आप लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हर बाप सामान अपनी बेटी को उसके इस्तेमाल के लिए अपनी देता है, मर्जी से, अपने दिल से, अपनी खुशी से उसके अपनी इस्तेमाल बेटी के को लिए देता है इस्तेमाल सही करने बात के लिए, है, ना हर कि बंदा ससुराल देता है। वालों को। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो ही। वो ये कहते कि तुम्हारे घर वाले बार बार ये सामान का इश्यू क्यों उठा लेते हैं, जब उन्होंने दे दिया तो उनका कोई वास्ता नहीं है सामान से। तो आवाज कौन उठाता था? आप लोग उठाते थे? मैं और मेरा बड़ा भाई, जिसकी अंजुम बेटी है। अच्छा, तो भाई ने आपको दी थी अपनी हाँ, अपनी बेटी? जी, जी। आपने ली थी गोद? गोद ने शुरू से, मतलब उनकी जिम्मेदारियां मेरे पे हैं बच्चों की। अच्छा, बच्चों इसलिए की- आपने ज्यादा जी। पाला। तो उनकी खुद की माँ कहाँ है? वो भी वहीं है, पे वो भी यहीं है। हाँ, तो वो सब भी। मतलब आप हाँ, लोग हाँ, साथ सब ही हम लोग मिल जॉइंट फैमिली गई। सिस्टम है एक अच्छा किस्म। अच्छा अच्छा, लेकिन Joint ज्यादा family आपसे करीब है तो आपकी बिल्कुल, बेटी वो जी, लोग कहने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये बात समझनी है कि आप अगर पूछते थे तो सामान का दामाद से पूछते थे या समधियाने से पूछते थे? दोनों से। दोनों से कहते थे, तो वो कहते थे आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, आप मत आया करें हमारे घर में। उन्होंने यहाँ तक हमें कह दिया। आप लोगों को बोला हाँ। ऐसे करके? फिर 1 साल तक आप मतलब कहीं पे भी आमना सामना होगा, पूछ सकते हैं। 1 साल तक हमारे घर से उनके घर में कोई बंदा नहीं गया, ना मेरा भाई, ना भावज, ना मैं। अंजुम के मायके में से कोई नहीं 8-9 गया। महीने तक बच्ची रही ससुराल में, उसके बाद कोई झगड़ा हुआ और बच्ची महके आ गई, और उस पर बीच बीच में शुरू से ही कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई शिकायत उनकी शुरू हो गई थी। अब ये वजह क्या हुई? जब देखे भाले लोग थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? इनकी और अंजुम की कहानी आगे बढ़ेगी। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा, ये साथ बनाए रखिए, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इनके वकील भी हमारे साथ होंगे और अंजुम खुद फ़ोन पर होगी हमारे साथ। अभी और बहुत से पहलू इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा।
जैसे ही लाइन मिलेगी डेफिनेटली हम आपकी लाकत साहब से भी बात करवाएंगे। आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद माया कहानी न्यूज़ 1 पर बराह रास्त। आज की कहानी है अंजुम की और साथ में उनकी फुप्पो जो उनकी माँ की तरह हैं, जिन्होंने उनको पाला है, बल्कि घर के बकौल इनके के सारी चीज़ें मुझ पर ही जिम्मेदारियाँ हैं। तो कुछ लोग घर के बड़े ऐसे होते हैं जो बड़ी बहनें भी होती हैं और माएँ भी होती हैं, लेकिन अंजुम सबसे ज़्यादा क्लोज़ नौरीन से थी। नौरीन की अगर आपने पहला हिस्सा मिस कर दिया है तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर ज़रूर सुन लीजिएगा, बिकॉज़ वो जो कहानी इनकी है अब मुझे आगे बढ़ानी है। 8 महीने 9 महीने बाद नौरीन अंजुम को कॉल पे ले लिया। अंजुम आ गई कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंजुम आपके? ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अंजुम आज क्यों नहीं आई नौरीन? खैरियत? पहले हमें पता चला था कि जी वो वो आने वाली। बच्ची मेरी एडमिट है, बेटी मेरी तो अंजुम उनके पास है। अच्छा तो आपकी एक और बेटी जो है जी मेरी अपनी बेटी उनके जी, पास जी जो उनके है पास वो अंजुम। अकेली हैं जी। अच्छा तो वो कहीं और है, मतलब बाहर हैं घर से? जी घर से बाहर अच्छा हैं। घर से बाहर हैं। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मामला जाहिर है सारा जी अंजुम नहीं, का था हाँ वो इसलिए। बच्ची मेरी अकेली है, उसकी प्रेगनेंसी हुई है भी, तो इस अच्छा वजह से फिर इसलिए अंजुम वहाँ है। बहन के पास है। सही है। अंजुम अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक आपकी हमें कहानी यहाँ तक पता चली है कि जहाँ पर आपकी शादी को 8-9 महीने हो गए थे, लेकिन स्टैम्प पेपर पर बकौल आपकी फुप्पी और अम्मी जो हैं, बकौल उनके एक रिश्तेदार से ना मिलने का लिखवाया गया था। उसके पास आपको लेकर गए आपके हस्बैंड इरफान साहब, और आपकी कोई नाजेबा तस्वीरें उन्होंने उतारी हैं जो आप जिसको लेकर वो जो है वो आपको ब्लैकमेल हाँ, कर रहे हैं, ब्लैकमेल करते। ठीक है। और उसके बाद जो है अब आप को बिल्कुल आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात कि बिल्कुल किस तरह की कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। क्या हो क्या रहा है अंजुम? क्या मतलब क्या माजरा क्या है ये? जी अंजुम। मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। क्यों मुझे ब्लैकमेल करते थे। किस बात पे चंदा ब्लैकमेल करते थे? कहते थे कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम छोड़ के क्यों जाती? हाँ छोड़ के क्यों जाती तुम? जैसे पापा के यहाँ भी आती थी ना, हाँ जब भी हाँ बाप के घर पे आने पे हाँ। भी वो इस तरह से कहता था, आने नहीं देता था, 1-1 महीना, 15-15 दिन। क्या बात है अंजुम, मतलब अजीब सी बात है ना कि तो मतलब माँ बाप। हाँ थोड़ा सा वो इस तरह का मतलब माइंड उसका बना हुआ बस था वो कि बस कहते थे कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप से ना मिलो, बस जो मैं कहता हूँ वो करो। अच्छी बात बुरी बात जो मैं बोलता हूँ, चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो बस वो करो तुम। और ये बात भी तुम्हारी पुप्पी ने हमें बताई कि तुम लोगों को सामान जो भी तुम्हें दिया गया अपने इंसान जेब से हैसियत के हिसाब से देता है कि बच्ची के इस्तेमाल के लिए आए, तो वो भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक बात है ये। वो कहते थे हमें दे दो। कौन कहता था? मेरे हस्बैंड, मेरी सास, तो मेरे हस्बैंड जेठ। तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे हस्बैंड के पास, बात तो एक ही है, तुम इस्तेमाल करो तुम्हारा मियाँ इस्तेमाल करे। होगा तुम लोगों के तो कमरे में ना। रूम से बाहर हो या रूम के अंदर हो, इस्तेमाल वो कहते थे तुम नहीं करोगी, वो हमें दे दो। अच्छा इस्तेमाल भी तुम नहीं करोगी, तुम्हारे वो घर हमें की। दे दो। अच्छा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, कुछ कमरे में था, कुछ कमरे से बाहर था, कुछ लाउंज में रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जाहिर है वो कमरे में फर्नीचर नहीं वगैरह। आ रहा होगा जी, तो वो जी, बाहर जी। रखा हुआ तो होगा। वो कहते थे कि ये तुम्हारे इस्तेमाल में, ये हमें दो, हम अपनी बेटी को जहेज में देंगे। उनकी बेटी की शादी थी इसी साल में ना, हाँ तो वो इस चक्कर में थे कि ये अपने घर वालों को मत बताए और ये सामान हमें दे दे किसी तरीके से, और यही सामान हम अपनी बेटी को दे देंगे जहेज में। असल इशू ही सामान का था। सामान का इशू कैसे जी, हो सकता है? जहेज के मुझे ये सामान समझ का। नहीं आता कि सामान का इशू कैसे हो सकता है। यही मैटर ही यही शुरू से 2 साल से यही चल रहा है। अभी भी थाने तक हमारी ये बात पहुंची है, थाने में उन्होंने हमें मारा पीटा भी है। हैं? जी, अंजुम को और मुझे मारा, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें बालों से उन्होंने नोचा पूरे थाने के अंदर। हम लोग कंप्लेन लेके गए थे दोनों, मेरे भाई भी साथ है, भाभी भी साथ थी, कि बच्ची वापस नहीं जाना चाहती, बच्ची का सामान दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि आप कंप्लेन करें थाने में। जब थाने में गए, ड्यूटी अफसर ने हमें बुलवाया, दूसरी पार्टी को भी बुलवाया, इरफान लोगों की पूरी फैमिली को, वो तीनों भाई आए थे। यहाँ से मैं, अंजुम, मेरे भाई और मेरी भाभी, हम 4 फर्द गए थे। हाँ तो ड्यूटी अफसर सवाल जवाब करने लग गए अंजुम से भी और इरफान से भी। हाँ एक ही रूम में हम सब बैठे हुए थे। ठीक है। तो
उन्होंने कहा कि बेटा, अंजुम से कहा कि बेटा आप क्यों नहीं जाना चाहती हो? तो अंजुम ने कहा बस मेरा अब दिल उतर चुका है इनसे, इन्होंने बहुत हरकतें मेरे साथ इस तरह की हैं, मैंने बहुत इनको चांसेस दिए हैं, तो मेहरबानी करके मुझे मेरा सामान दिलवाया जाए। तो आगे से इरफान ने ड्यूटी अफसर के सामने कहा कि मैं तुम्हें सामान उस सूरत में दूंगा जो 2 साल मैंने तुम्हें खिलाया है, पिलाया है, तुम्हें पहनाया है, तुम्हारे इलाज के ऊपर मैंने जब जब तुम्हें बुखार हुआ, नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, तुम्हें मैंने पैसा तुम्हारे पे लगाया, वो पैसा और जो शादी पे मेरे खराजात हुए हैं वो तुम मुझे शादी का खर्चा वापस करोगी तो मैं तुम्हें सामान वापस करूँगा। इस पर फिर ड्यूटी अफसर ने कहा कि वो तुम्हारे पास रही नहीं, तुम्हारी बीवी नहीं थी? कहने लगा मेरी बीवी थी, मेरे पास रही। तो कहने लगा फिर तुम कैसे पैसे मांग रहे हो? हाँ। बस इतनी सी बात करनी थी तो वो इरफान उठ के इसको ड्यूटी अफसर के सामने ही बालों से इसको पकड़ लिया, स्कार्फ से। खुदा की कसम, मैं कलमा भर के ये बात कह सकती हूँ हल्फिया। एकदम से फिर मैं भी खड़ी हुई, मेरे पुलिस भाई भी वाले खड़े। नहीं रोका? सुने तो सही। हाँ। मैं भी खड़ी, मैंने कहा इरफान हाथ नहीं लगाना, बस मैंने इतना बोला, वो इरफान वहाँ से उठा, उसने मुझे लात मारी, मैं बैक पीछे गिरी ड्यूटी अफसर की बिल्कुल मतलब कुर्सी के पास। तो एकदम से हबड़ दबड़ बच की। मैंने कहा ये हुआ क्या? भाई भी खड़े हो गए कि हाथ चलाकी नहीं करो, यहाँ हाथापाई मत करो। बस इतनी करनी थी। उसके दूसरे भाई ने मेरा गिरबान पकड़ा और उसने मेरी कमीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक चाक कर दी, बिल्कुल बरहाना कर दिया इन्होंने मुझे। ये 30 दिसंबर की बात है। वहाँ इन्होंने फिर नाजेबा अल्फाज भी मुझे बोले, गंदी गंदी गालियाँ भी दी। तीनों भाइयों ने वहाँ मुझे मारा। मेरा भाई बीमार है, उसके मोरों की तकलीफ है, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर पुलिस अफसर, वो जो जितने ड्यूटी अफसर वहाँ खड़े हुए थे, संतरी वगैरह, उन सब ने उनको पकड़ा, तीनों को। और मुझे उन्होंने एक आदमी ने मुझे शर्ट दी, कहने लगी आप अपने मतलब गिरबान संभालें। बच्ची को साइड पे किया और उन तीनों को 1.5 घंटे बाद लॉकअप किया। इस पर फिर FIR भी हुई। रात के 1:30 बजे की बात बता रही हूँ मैं, 30 दिसंबर की बात है। 31 दिसंबर सुबह हो गई थी। फिर सुबह मैं तो फिर मेरे मुंह से खून भी आने लग गया था, नाक से उन्होंने मुझे मुक्के वगैरह मारे थे। जी आप बोलिए। फिर जिन्होंने गुलशेर हैं ASI, उन्होंने FIR काटी तो वो कहने लगे आप अपना MLO करवा के आओ। सिरजानी से अब रात को 1:30 बजे मैं अब्बासी गई हूँ अपने भाई को लेके MLO करवाने के लिए। तो वहाँ जब हमने एंट्री करवाई, उन्होंने कहा अभी MLO आपका हो नहीं सकता, लेडीज़ डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, तो बेटा आप सुबह आना। ठीक है। इतने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हफीजुल्लाह सोमरो, रात को 2:15 बजे वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड भी है इसका। कहने लगे बीबी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो अभी यहाँ अब्बासी हॉस्पिटल आई हूँ अपने MLO करवाने। कहने लगे आप वापस आएँ, आपसे मैंने कोई कमिटमेंट कर रही है। अगर आप चाहेंगी तो मैं जो बंदे गिरफ्तार किए उनको मैं रखूँगा, अगर आप चाहेंगी तो मैं सुबह छोड़ दूँगा। मैंने कहा अभी तो मैं MLO करवा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं आपसे बात करती हूँ। तकरीबन पौने घंटे के अंदर उन्होंने मुझे 4 कॉलें की हैं। ठीक है। आप आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और आएंगी तो आप किसी को भी साथ नहीं लेकर आएंगी, आप अकेली आएंगी। रात के 3 सवा 3 बजे का टाइम था ये। तो फिर मैंने भाई से कहा, मैंने कहा वो तो इस तरीके सिरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, वहाँ पे। तकरीबन 4 बजे फिर मैंने ड्यूटी अफसर को कॉल बैक की। मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं आ रही हूँ, अंधेरा हो चुका है, सुबह जैसी रोशनी होगी मैं सवेरे पहुँच जाऊँगी थाने में। तो कहने लगे फिर मैं सुबह उनको छोड़ दूँगा, उन तीनों लड़कों को सुबह मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है देख लीजिए। 6:30 बजे फिर मैं वहाँ से अपने भतीजे को लेकर सिरजानी टाउन थाने गई हूँ। वहाँ मैंने बयान रिकॉर्ड करवाए, उनसे मेरी बात हुई। कहने लगे मैं आपको रात को बुला रहा था, आप आई नहीं। मैंने कहा मैं अकेली थी, मेरे साथ आने वाला बंदा कोई भी नहीं था, मेरा बेटा रात की जॉब करता है, मैं अकेली हूँ घर पे, तो मैं अब आई हूँ। खैर उन्होंने मुझसे बयान वगैरह लिए जो वहाँ वाक़या हुआ रात में। कहने लगे बंदे तो छोड़ दूंगा मैं सुबह 10 बजे। ड्यूटी अफसर के ये अल्फाज थे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैं कोर्ट जा रही हूँ। मैं वहाँ से सीधा कोर्ट चली गई। ये लोग 11 बजे वहाँ पहुँचे। ये सब अकेली कर रही हैं आप? जी अकेले कर रही हूँ। फिर मैंने वहाँ जाके लियाकत भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आप आ जाएं, इस तरीके से ये मामलात मेरे साथ हो चुके हैं। तो कहने लगे चले मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। 11 जब लियाकत भाई थोड़ा सा लेट हुए हैं, वो अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास गए हैं। वल्लाह आलम उन्होंने सिंधी ज़बान में आपस में उन्होंने क्या बात की है। जो हफीजुल्लाह सोमरे थे वो और मजिस्ट्रेट साहब जो थे, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं। 1 मिनट के लिए वो मुझे अंदर लेके गए। मेरे मुँह में भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, नाक में ब्लड आया था, और जहाँ उन्होंने मुझे नीचे मतलब टांगे मांगे मारी थी, मुझसे चलने नहीं हो रहा था, पेट में मेरे बहुत स्वेलिंग आ चुकी थी। तो मैंने मजिस्ट्रेट साहब से कहा, मैंने कहा साहब इन लोगों ने तीनों भाइयों ने रात को मुझे और मेरी भतीजी को मारा है वहाँ पर थाने में। तो वो साहब कहने लगे कि नहीं बेटा आप जाएँ अभी, और मैं भी इनको ज़मानत दे रहा हूँ। वहाँ उनकी ज़मानत भी हो गई। जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये इरफान और इसका भाई जो इजाज़ है वो मुझे कह रहे हैं क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा, अभी तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं फिर परेशान हो गई। फिर खैर मैं वापस आ गई घर में, बच्ची को भी मैंने सेव कर दिया। फिर तकरीबन 6 दिन के बाद ये इरफान का भाई बड़ा मेरे फ्लैटों के नीचे जाके, यहीं रुक जाएं। 6 दिन के बाद इरफान के बड़े भाई ने, अच्छा हमारी टीम से इरफान का राब्ता हुआ है, मेरे ख्याल है उनका नाम लिया जा रहा है, तो वो मैं बात ज़रूर करूँगी, अगर टाइम बचा तो मैं डेफिनेटली बात करूँगी, लेकिन पहले इनकी बात अगर पूरी हो जाए तो।
और अगर मुझे इरफान की सुननी होगी मैं सुनूंगी, लेकिन क्योंकि अपनी कहानी ये हमारे पास पहले लेकर आए हैं, इसलिए इनको पहले वक्त देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हमारा फ़र्ज़ इरफान की तरफ भी है, क्योंकि तस्वीर का हर रुख दिखाना हमारा काम है। सक़्फ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा। बहुत अजीब कहानी है आज कहानी में। मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं 1 सेकंड के अंदर कि इस वक्त नौरीन की अपनी सगी बेटी ज़िंदगी और मौत के बीच में है, हॉस्पिटल में है। उसके पास उनकी जो ले पालक जिसको गोद लिया भतीजी, वो उसके पास है एज एन अटेंडेंट। बेटी जिसकी अभी औलाद भी हुई है, वो बच्चा भी और उनकी सगी बेटी दोनों ठीक नहीं है। इस वक्त इनके पास बच्चे की फ़ीड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भतीजी के लिए, उसके लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि कोई इतनी इम्तिहान से गुज़र रहा हो और फिर भी वो अपनी औलाद को भी साइड पे करके वो बच्ची जिसको बेटी बनाया उसके लिए यहाँ खड़ी हैं, मार भी खा रही हैं, गालियाँ भी खा रही हैं। इरफान का भी राब्ता हमारी टीम से हुआ। इरफान आपसे भी डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन इनकी कहानी पूरी सुनने के बाद जी। 6 दिन बाद दोबारा जब मुझे पता चला ये मेरे घर के नीचे आए हुए थे, इजाज़ अहमद जो हैं हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके पास भी ये गए थे। मतलब मेरी इजाज़ अहमद कौन है? इनके भाई हैं बड़े, इरफान के। जी ठीक है। तो वहाँ उन्होंने मेरी शिकायत वगैरह जाके की मेरे रिलेटिव में कि वो नौरीन जो है ना वो उसको सपोर्ट कर रही है और उसको बीच में से हटा दिया जाए, बच्ची को वापस भेज दिया जाए। अच्छा, बच्ची को भेज दिया हाँ, जाए। बच्ची को वापस भेज दिया अब जाए। तक बच्ची क्या कह रही थी? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। अब वो फैसला कर चुकी थी। हाँ कि मैंने वापस नहीं जाना। तो फिर वो उन भाई ने मुझसे जिक्र किया, मैंने कहा भाई वो बच्ची जाना नहीं चाहती तो अब ज़बरदस्ती हम भेज नहीं सकते। तो बार इन्होंने अपने हमारे फैमिली के जरिए थ्रेट वगैरह भी मुझे मतलब धमकियाँ वगैरह भी दी। धमकियाँ? जी, रिश्तेदारों के थ्रू? जी रिश्तेदारों के क्या? थ्रू, कि मतलब हम नौरीन को देख लेंगे, ये बहुत बड़ी बनी हुई है, अंजुम को सपोर्ट कर रही है। कि खतरनाक लोग हाँ, हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मैम थाने के अंदर जब इन्होंने हाथापाई की है तो वो थाने के बाहर कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ड्यूटी बैठी हैं। अफसर के सामने इन्होंने मुझे मारा, पूरे थाने के सामने कपड़े फाड़े, इससे और जुल्म क्या हो सकता है? और पुलिस ने रोका नहीं उनको? पुलिस ने रोका नहीं। और वो पुलिस वाले ने खुद उनसे पैसे लिए, इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने खुद कहा है कि जी हमने 70,000 रुपये दिए हफीजुल्लाह सोमर को, जो ASI इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। फिर उनकी कंप्लेन मैंने मजिस्ट्रेट साहब से की। मैंने कहा साहब वो सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे इन लोगों से खतरा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनकी जो है ना वो ज़मानतें जो है ना वो कैंसिल करवाऊँगा। उन्होंने उस पोजीशन में देखा था मैं किस पोजीशन में छुपती छुपाती जो है ना कोर्ट में पहुँची थी। फिर उसके बाद ये 2 पेशियाँ पड़ी हैं इसी केस की, फिर मैं नहीं गई हूँ डर के मारे कि मुझे खतरा था इन लोगों से कि अल्लाह ना करे अगर ये मेरे साथ कोई मामलात कर देते हैं, कोई तेज़ाब फेंक देते हैं, कोई जान से मार देते हैं, कहीं अगवा करवा देते हैं, या मेरी भतीजी के साथ कोई इस तरह का मामलात कर, भतीजी को भी मैंने साइड पे किया। अभी भी आपको ये डर है? जी अभी भी बिल्कुल डर है। लियाकत साहब हैं कॉल पर, इनके जो वकील हैं? अभी भी डर है। हाँ लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। लियाकत भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये तो इनको तो जान का खतरा है, इनके साथ तो बड़ी धमकियां इनको दी हुई हैं। ये पुलिस थाने में उसने उनके ऊपर इनके ऊपर हाथ उठाया, इनको लात मारी थाने में पुलिस ऑफिसर्स के सामने। ये कैसे हो गया? जी बिल्कुल, ये सही कह रही हैं कि इनकी जो है बच्ची के साथ जब उनने मारपीट करके निकाल दिया, हाँ, और उसका जहेज का सामान भी उनने रख लिया और उसके जो कपड़े वगैरह थे वापस नहीं कर रहे थे, करेक्ट। तो ये फिर मुतलका थाने में गई, क्योंकि वो धमकियां दे रहे थे। जब मुतलका थाने में गई है तो इन्होंने जाकर उनकी एप्लीकेशन दी कि ये इनको बुलाया जाए और इनके साथ बिठा के जो धमकियां दे रहे हैं हमें जो इंसाफ दिया जाए। हाँ, जब ये खातून वहाँ पहुंची है तो वो दूसरे मुल्जमान को बुलाया गया, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर अटैक किया थाने के अंदर, क्योंकि पुलिस वाले मिले हुए थे। वहाँ इसको मारा, इसके कपड़े फटे, फिर उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की, फिर वहीं पे उनको लॉकअप किया। तो लॉकअप लियाकत करने भाई, के बाद आपकी बात काट रही हूँ माज़रत, मुझे एक बात बताएं कि पुलिस के होते हुए पुलिस थाने में ऐसे कोई कैसे किसी को हाथ लगा सकता है? असल में बात ये होती है, जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, उनको किसी चीज का डर खौफ नहीं होता है, उनको अपनी इज्जत से ख्याल भी नहीं होता है, दूसरे की इज्जत का भी ख्याल नहीं होता है। उनके लिए ये कोर्ट कचहरी या थाना या जेलों में जाना कोई नई चीज नहीं होती है। एक शख्स जो हबीशल होता है उसको पता है कि मैं अगर जुर्म करूंगा जेल जाऊंगा फिर छूट जाऊंगा, तो उनको इस वजह से कानून का खौफ नहीं होता है। तो ठीक वो है। इसको सबक सिखाना चाहते थे कि तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन लेकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो कि थाने आप में थाने के दिखाना अंदर ही था आप अपना हमें जोर।
अच्छा जी अच्छा, लियाकत भाई एक बात बताइए मुझे, जो इरफान अहमद है उनका भी राब्ता हमारी टीम से हुआ है। देखिए क्योंकि खुल्लम खुल्ला उनका नाम लिया जा रहा है और हर इंसान को इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी जो है वो क्लियर करने के लिए अपने आप को ज़रूर बात कर सकता है। तो अगर इरफान ये सब बातें आकर डिनाई कर दे फिर? देखिए, वो डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि FIR दर्ज हुई है, उसके अंदर वो गिरफ्तार हुआ है, उसका रिमांड हुआ है, जुडिशियल कस्टडी हुए हैं, उनकी जमानतें हुई हैं, वो किस बात से डिनाई कर सकते हैं जो ना। और उसके अंदर बाकायदा जो पुलिस ने इनको बचाने की कोशिश की, जो सेक्शन 354 में लगाया, जबकि 354A बनता था, हाँ। जिसके अंदर क्योंकि थाने के अंदर खातून जो हमने कपड़े फाड़े, तो बाद में उसको हमने इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, उसने जो है ना उसके ऊपर वो सेक्शन 8 की, इनकी बेलें कैंसिल हुई, दोबारा इन्होंने बेलें करवाई हैं। तो ये किस बात से डिनाई कर सकते हैं? ये शादी से डिनाई कर सकता है, वाकई से डिनाई कर सकता है, ये दम किसी चीज से डिनाई नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो है ना क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इनको किसी चीज का खौफ नहीं है। तो वो सिर्फ उन्होंने इस पे इसलिए अटैक किया नौरीन के ऊपर कि आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे खिलाफ आके थाने में एप्लीकेशन दी। बिल्कुल जो शख्स थाने के अंदर किसी खातून को मार सकता है, उसकी इज्जत नहीं करता। यही तो बात उसकी मुझे बच्ची अटक के गई है साथ- दिमाग में कि थाने पे आप कैसे किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, उनको जो है ना इस चीज का कोई डर खौफ नहीं है। और अभी जो भी शख्स इनकी थाने जान के को खतरा है। यार साहब खुदा ना खास्ता मुझे अभी फिक्र है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इनको या इनके घर वालों में से किसी को इस शो के बाद कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या मतलब कौन जिम्मेदार है फिर? जी देखें, उसके लिए पुलिस मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। हम उनसे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ लेंगे और जब केस इस पे चलेगा इंशाल्लाह उस वक्त भी सिटी कोर्ट पुलिस से हम तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे और कोर्ट से भी कहेंगे कि हमें प्रोटेक्शन दे ताकि ये खातून जो है वहाँ पर आए। क्योंकि जब ये खातून आती है वहाँ पे तो उसको हरास करते हैं, इसका पीछा किया जाता है, थाने इसको में? धमकियां दी जाती हैं कोर्ट में? कोर्ट में जब ये हाँ। आती है तो इसका पीछा करते हैं जो ना, और उसको धमकियां देते हैं किस तरीके से ये दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि ये अपनी बच्ची के हक के लिए खड़ी हुई है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है इसका ये कहना यह है नौरीन कि को मुझे किया इंसाफ जाता है चाहिए, रासा? मैं ऐसे अच्छा, लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो क्या चाहती, अब आप मुझे बताएं नौरीन, आप और आपकी भतीजी मुंह बोली बेटी चाहते क्या है फाइनल? हम इनसे इंसाफ चाहते हैं। हमारा सामान जो है, जब बच्ची वापस नहीं जाना चाहती, हमारा सामान हमें दिया जाए वापस और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, मैं सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, लियाकत भाई जाहिर है एक वकील भी हैं लेकिन हमारे भाइयों की तरह है, वैसे ही मैं एक बात कर रही हूँ एक बहन बेटियों वाली, अगर सामान नहीं देते दफा करें। आपकी बेटी जान से से बढ़ बढ़कर के तो तो कुछ नहीं है नहीं, ना, बिल्कुल कोई शक नहीं है। आपकी जान जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी कुछ नहीं नहीं, है ना। सामान के पीछे क्या, हमारा क्या सामान कुछ ना है? कब्र में बिल्कुल, जाना है बिल्कुल। ना मगफरत करवानी है, बिल्कुल। लानत भेजे सामान पर। नहीं, वो तो देखिए, सामान की बात नहीं है। देखें, बात ये है, सामान अपनी जगह पे जो उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जो एक क्रिमिनल एक्ट किया है, खातून को कॉल पर है attempt अभी किया है। इरफान है कॉल पे? एक सेकंड लियाकत भाई की बात कर रही हूँ मैं, एक सेकंड बस इरफान से बात करूंगी और फिर खुदाफिज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम इरफान। मेरी बात क्यों करवा रहे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो इरफान, इरफान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? इरफान टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी आपको मेरी आवाज आ रही है इरफान? हेलो हेलो इरफान, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है या आपको हमारी हमें तो आ रही है आपकी आवाज। इरफान को मेरी आवाज नहीं जा रही। चान एक काम कीजिए, आप इरफान से कहिएगा मैं उनको अलग से दूसरे शो की दावत दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। फाइनल बात यह है, लियाकत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, बच्ची को वापस नहीं भेजना। लियाकत भाई अगर सामान नहीं हो तो और क्या चाहते हैं, और क्या ख्वाहिश है, और क्या होना चाहिए? हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, हमारे पास फैमिली कोर्ट मौजूद है और वो इंशाल्लाह हम कोर्ट के जरिए लेंगे, मेंटेनेंस भी जो है ना उसका लेंगे हम, और जो उसका जायज का सामान है वो भी लेंगे। अभी बात यह है कि जो क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जो नौरीन ने FIR दर्ज करवाई है, जो इरफान और उसके जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने उस पर अटेम्प्ट किया है, उसको भी जो है ना हम चाहते हैं कि नौरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ एक पुलिस के थाने के अंदर जो है ना इस तरह की इतनी बड़ी जो है ना उन्हें हरकत की और उसको मारा पीटा और उसके अंदर वो गिरफ्तार हो गए और उसके बाकायदा जो है ना गवाह भी हमारे को मौजूद हैं, तो ठीक है। उसमें भी इंशाल्लाह जो है ना इनको इंसाफ दिलाएंगे। तो एक काम करूंगी मैं, जो भी इल्जामात यहाँ पर हुए हैं और जो चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने डिस्कस की हैं, जो मेरे सामने आई हैं, वो मैं इरफान से पूछूंगी। आपकी इजाज़त है?
जी बिल्कुल पूछें, आपका हक बनता है और इरफान बिल्कुल अपना मौक़िफ़ दे, आप उससे भी पूछें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया लियाकत अली एडवोकेट हमारे साथ, जो कि इस केस में अंजुम के वकील हैं। नौरीन, आपकी बेटी के लिए हमारी तरफ से दुआएं हैं, आपके मुंह बोली बेटी के लिए, आपकी जो नवासा नवासी जो भी हुआ है, अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे और बेहतरी के मामलात हों। जी जी, आखिरी कुछ कहना मैं भी चाहें? यहाँ से जाऊंगी और मेरे अगर यहाँ से जाने के बाद अगर कैमरे की मेरे तरफ साथ बोल कुछ दें। भी हो जाता है, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे बड़े भाई के साथ, जिसकी बेटी जो है ना दुख्तर, वो अंजुम निसा है, कोई भी उनके साथ कोई नुकसान जानी माली अगर होगा तो इरफान और उसकी फैमिली जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये पहले भी मुझे थ्रेट कर चुके हैं, थाने के अंदर मुझे मार चुके हैं और मुझे और मेरी फैमिली को इन लोगों से खतरा है। ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं लाना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत में रखे, सबके लिए भलाई के मामलात हों। शाबान से हम रमज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें और रहमतें हमारे ऊपर, हमारे घरानों पर नाजिल हों और हम उनको समेटने के लिए इस काबिल तो हों कि हम इन पाक महीनों की बरकतों को समेट तो सकें। इस वक्त के इंशाल्लाह इस हफ्ते के बाद आपकी मुलाकात हमसे होगी, फ्राइडे को हम आएंगे। हो सकता है हम इरफान को कहें आने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, लेकिन उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, ये आप सब लोगों ने देखा। लेकिन हक सबको है अपना मौक़िफ़ बयान करने का। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कानून से बढ़कर कोई नहीं होता, ना भी वो भी नहीं जो कानून की नौकरी कर रहा हो। ये कानून सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा कानून उस रब का है। अल्लाह हाफ़िज़।